आज का जो हमारा विषय रहेगा योगासन सीरीज, उसका ये 7वां भाग है। इस वीडियो में भी हम दो आसनों की बात करेंगे, जिसका पहला आसन रहेगा मर्जारी आसन, जिसको हम इंग्लिश में कैट पोज एंड काउ पोज भी बोलते हैं। तो उसका हम आज आपको अलग अलग वेरिएशन भी बताएंगे। और भी एक आसन है, उसका हम आपको अभी नाम नहीं बता रहे हैं, उस आसन को हम करके बताएंगे और आपको दिखाएंगे। आपने इस आसन को देखा बहुत होगा और सब अपने घर में बैठे हुए देखा होगा, आप खुद इस आसन में बैठे होंगे, पर आपको इस आसन का नाम नहीं पता होगा। और हो सकता है आपको पता भी, तो आप हमें आके हमें कमेंट बॉक्स में आप इस आसन का नाम बताइए। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राज माथुर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगा यूनिवर्स पर। पहले आसन की मर्जारी आसन, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने घुटने पे बैठेंगे या फिर अपने वज्रासन में आ जाएंगे। इस तरीके से वज्रासन पहले आएंगे। ठीक है, करेक्ट विधि हमारी जो प्रोसेस है वो सीधे से बता रहे हैं आपको। वज्रासन में पहले आप बैठ जाइए। वज्रासन के बाद अपने हाथों को, पंजे हमारे, ये जो उंगलियों फिंगर्स हमारी, वो आगे रखेंगे इस तरीके से, और अपनी बॉडी का शेप ऐसे लाएंगे जैसे आपकी ये थाई है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ना ही ऐसे रहे और ना ही आपकी ऐसे रहे। ठीक है, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। और वैसे ही आपके हाथ भी रहने चाहिए, ना ही आपके हाथ ऐसे रहे और ना ही आपके हाथ ऐसे रहे। ठीक है, बिल्कुल समांतर दिशा में और समांतर स्थिति में होने चाहिए आपके पैर और आपके हाथ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सांस को भरेंगे। ये अपनी कमर को, अपनी जो मेरुदंड है आपकी, उसको धनुषाकार में ले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं, काउ पोज इंग्लिश में। ठीक है, वैसे ये मर्जारी आसन जो है वो आपको दोनों की स्थिति को ही बोलते हैं मर्जारी आसन। जैसे अभी मैंने सांस भरेंगे, कुछ देर होल्ड किया, अब सांस को छोड़ते हुए सर को नीचे करेंगे और अपनी मेरुदंड को, इसको जो विपरीत दिशा में धनुषाकार बनाएंगे और पेट को सपचेंगे, अपने पेट को इकट्ठा करेंगे आमाशय को में, और सांस को खाली कर देंगे। इस आसन को हमने 2 से 3 बार लगभग कर लिया है। तो इसमें आप, अगर आप इसको सही से करोगे तो आपको पता चलेगा आपको कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट नजर आएगा, आपको इफेक्ट महसूस होगा। जैसे आपकी कमर पे, ठीक है, आपकी गर्दन पे, आपके शोल्डर्स पे, आपके पेट पे और आपके चेस्ट, आपका जो उदर का हिस्सा है, जो हमारा मध्य क्षेत्र जो हमारा है, इसे जो हम इंग्लिश में बोले तो डायफ्राम, जहां हम सांस अपनी स्टोर करते हैं, वहां वो हिस्सा हमारा, और पेट का आमाशय है वो हिस्सा हमारा। इन सभी हिस्सों पे जब हमारा असर पड़ता है तो उसके सकारात्मक लाभ नजर आएंगे आपको कुछ दिनों के पश्चात। जैसे अभी जो ये आसन है वो महिलाओं के लिए और अच्छा आसन है। अगर मैंने आपको कई बार मना किया है, गर्भावस्था में कोई महिला इस आसन को ना करे, कि इस आसन को ना करे, पर इस आसन को, ये जो मर्जारी आसन है, इस आसन को कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप कैट पोज में आओगे, अपनी रीढ़ हड्डी को, जैसे हमने ये काउ पोज है ये, और जब हम कैट पोज करेंगे तो ऐसे हो जाते हैं, रीढ़ हड्डी को ऊपर उठा लेंगे। उस दौरान गर्भावस्था जो अपनी महिलाएं होती हैं, गर्भावस्था में उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, वो ज्यादा पेट को अपने संकुचित ना करें, ज्यादा इकट्ठा ना करें, वो दबाए नहीं इस तरीके में। ऐसे तो कर सकते हो पर ऐसे ज्यादा ना करें। ठीक है, यही में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप अपने किसी योग टीचर के सानिध्य में इसको करें तो और अच्छा है। मैं यही आपको सजेशन दूंगा। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रजनन जो हमारा अंग होता है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। ठीक है, और इसका जो आध्यात्मिक जो ध्यान जिसे हम बोल सकते हैं, उसका जो ध्यान आपको लगाना है वो आपको कहाँ करना है, स्वादिष्टान चक्र पे। स्वादिष्टान चक्र हमारा कहाँ होता है, हमारी नाभि और हमारे गुदा भाग से जो थोड़ा सा ऊपर होता है, मूलाधार चक्र, उसके सेंटर में होता है हमारा स्वादिष्टान चक्र ये। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जब आप
करो, सांस जैसे आपको सांस भरी अपने और सर उठाया, अपनी रीढ़ हड्डी अपने बैंड की हल्की सी और अपनी कमर के हिस्से को थोड़ा ऊंचा किया, अपने धनुषाकार में अपनी बॉडी को ले लिया। तो आपको ध्यान क्या करना है, स्वादिष्टान चक्र पे, नाभि और अपने मूलाधार चक्र के मध्य में जो आपकी स्वादिष्टान चक्र है वहां पे आपको ध्यान रखना है, ध्यान आपको करना है। ठीक है, ध्यान कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ अपने मन को वहां पे, अपने चित्त को वहां पे पहुंचा दीजिए, वहां पे स्थिर कीजिए, बस उसी को ध्यान कहते हैं। ठीक है, किसी चीज का ध्यान करना उसी को ध्यान कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। गर्भ अवस्था में जो महिला होती है वो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आपको ऐसे संकुचित ज्यादा नहीं करना है बस। ठीक है, चलिए अब हम अपने दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं, जिस आसन का आप सभी को नाम बताना है। ठीक है, जैसे मैं जो करने जा रहा हूँ वो आप देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको वज्रासन में आना है इस तरीके से। इसमें ध्यान क्या करना है, आपको थोड़े से पंजे सीधे रखने की कोशिश करनी है और अपने जैसे आप राइट लेग से पहले करना चाहिए, राइट लेग से जब हम करेंगे तो अपने लेफ्ट लेग की जो बड़ा घुटना है उस घुटने से हमारे ये वाला पैर जो है इसका पंजा, ये पंजा आगे नहीं जाना चाहिए, हमारे घुटने से आगे नहीं जाना चाहिए। हमारी कमर और मेरुदंड सीधी होनी चाहिए, गर्दन हमारी एक लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, और इस यहाँ पे ये वाला हाथ हमारा यहाँ होना चाहिए और इस कोहनी को आप थोड़ा सा बाहर कर सकते हो इस तरीके से, और अपने इस पंजे को ऐसे मोड़ो इस तरीके से, और यहाँ पे ठोड़ी पे रखेंगे, थोड़ी सीधी रखेंगे और थोड़ी देर सांस को लंबा लेंगे, जैसे थोड़ा सा धीमी सी गति से ले जाके गहरा सांस लेंगे। जैसे इस तरीके से आप इस आसन को करोगे तो आपको दूसरा चेंज करना थोड़ा सा, जैसे दोनों तरफ से कर लेना चाहिए हमें। ये लिया हमने अपने पैर, अपने घुटने से आगे नहीं ले जाना है। ठीक है, हमारे घुटने की लाइन पे ही रहना चाहिए इस तरीके से, कमर गर्दन सीधी। इस हाथ को अपना इसी थाई पे रखेंगे, इस हाथ के हाथ को अपने इस तरीके से बैंड करेंगे और अपने ठुड्डी पे रखेंगे इस तरीके से, और कमर गर्दन अपनी सीधी रखेंगे बिल्कुल। श्वासों को नॉर्मल रखेंगे, जितना लंबा गहरा सांस ले सकते उतना लीजिए, अपने मध्य क्षेत्र तक सांसों को ले जाइए और आराम आराम से सांसों को छोड़िए। चाहे तो आप अपने नेत्र बंद कर सकते हैं और करके अपना ध्यान जो है आज्ञा चक्र पे लगाइए। इसका जो आध्यात्मिक जो ध्यान जिसे बोलते हैं उसको आप अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित कीजिए, जहां आप तिलक या बिंदी लगाते हैं। सांसों को मध्य गति से लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, ये आसन जो है, इस आसन का आप सभी को नाम बताना है। आपने इस आसन को कई बार अपने घर में या अपने आसपास या अपने किसी भी जगह इस स्थिति में किसी न किसी को ये देखा ही होगा, ये दावा है हमारा, क्योंकि इस आसन को ज्यादातर लोग करते हैं अनजान में, अनजान होके करते हैं। वो किस स्थिति में होते हैं, किस परिस्थिति में होते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। वो किसी बात को लेके चिंतन या मनन कर रहे होते हैं, या फिर कुछ सोच रहे होते हैं। मतलब वही बात है कि चिंतन मनन कर रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, या फिर ज्यादा टेंशन में होते हैं, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। तो इस आसन में वो ज्यादातर बैठे हुए आपको मिलेंगे। आपने घर में देखा हो और कई बार आप खुद भी करते होंगे इस तरीके से, ठुड्डी हाथ रख ली, सोच रहे हैं बैठ के, है ना। ये जो स्थिति होती है ये आपको जब आप गंभीर होते हैं, जब आप बहुत गहराई में घूम रहे होते हैं, चिंतन मनन कर रहे होते हैं, कैसे क्या होगा, कैसे क्या करना चाहिए, कब हमारे हालात से होगा, कुछ भी जो भी है सब, मतलब कोई गहरी बात सोचनी होती है तो इस स्थिति में आ जाते हैं। इस आसन का आप सभी को नाम बताना है बस। ठीक है, चलिए। और अगर किसी को इस आसन का नाम ना पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछेगा और हम समय का उचित समय देखेंगे तो आपको इस आसन का नाम भी बताएंगे, या अगली वीडियो में आपको इस आसन का नाम बताएंगे। ठीक है, इस आसन के जो लाभ होते हैं वो आपको हम बता दें। आपके दिमाग को बहुत ही स्थिर कर देता है ये आसन। आपका दिमाग मतलब आप बहुत ज्यादा बेचैन है, थोड़ी देर गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लीजिए, इस आसन में बैठ जाइए और चिंतन मनन करना अगर कर सकते हो, गहराई में जा सकते हो। ठीक है, ये आसन आपके मस्तिष्क को स्थिर बनाता है, आपकी सोचने की क्षमता को उत्तेजित करता है। जब आप आज्ञा चक्र पे ध्यान करेंगे और जब आप सोचेंगे गहराई से, बहुत शांत मन से लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेंगे, मध्य स्थिति से, मतलब जैसे आप ज्यादा तेज नहीं लेंगे,
ये वाली स्थिति में नहीं, थोड़ा नॉर्मल। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आज्ञा चक्र पे। जब आप इस आसन में बैठ के आज्ञा चक्र पे ध्यान रखेंगे और लंबी लंबी सांसें और नॉर्मल गति से लेंगे और आप गहराई में सोचेंगे, तो आपके दिमाग को स्थिर करेगा, आपकी सोचने की क्षमता को इम्प्रूव करेगा और आपके मन को शांत करेगा और बहुत सारी टेंशन्स का जो हमारा बोझ होता है उस बोझ को दूर फेंकेगा। ठीक है, ये इस आसन के लाभ हुए। ये आसन आपको ज्यादातर महिलाएं करते हुए आपको मिलेंगी, घर में आसपास बैठे कहीं भी आप देख सकते हो, मतलब ज्यादातर आपको ये देखी हुई मिलेगी। ये हमारा दावा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और हमारे परिवार को थोड़ा सा बढ़ाइए। आपका परिवार, हमारा परिवार जो है ये योगा यूनिवर्स, उसको थोड़ा सा ग्रोथ में लाइए। थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा भी स्लो चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। हम आपसे यही कुछ भी समझ लीजिए, विनती, रिक्वेस्ट जो भी है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दबा के इसको शेयर करो एक दूसरे को। योग जो है, योग एक ऐसी चीज है जिसको सबको नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। योग जो है उसको आप, योग मतलब कोई एक ऐसा कोई व्यायाम नहीं है। बोलते ना लोग व्यायाम, योगा करो मतलब व्यायाम करो, अरे नहीं भाई, योग जो है एक जीवन शैली होनी चाहिए। आपकी जीवन जीने का एक बोलते हैं खाना खाना क्यों जरूरी है? जीते हैं, खाते हैं तभी जीते हैं। पानी क्यों पीना जरूरी है? पीएंगे तभी हम जिएंगे, अगर प्यासे रहेंगे तो हम मर जाएंगे। वैसे ही योग को इस हिसाब से अपने जीवन में डालिए कि आप योग के बगैर रह ही ना सको। योग को अपने जीवन में लाइए, क्योंकि योग जो है ना वो एक ऐसा ऐसा चीज हम कह सकते हैं कि योग ही जीवन है। मतलब योग करोगे आप तो आप उससे बहुत कुछ पा सकते हो। जैसे आपने सुना होगा पुराने हमारे ग्रंथों में, वेदों में, आपको कहीं पौराणिक कहानियां जो होती है हमारी, उनमें आपको सुनने में मिलेगा कि हमारे ऋषि संत कई वर्षों तक जिया करते थे, हजारों वर्षों तक जी जाते थे। वो कैसे जीते थे भाई? वो कैसे जीते थे? कभी ये सवाल आपने आपसे पूछा है? या फिर यही सोच के रह गए नहीं वो तो कहानियां हैं, वो तो सब मिथ्या है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब तो झूठ है, ये सब कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, वो बना दिया गया है, कथाओं को बना दिया गया है, सब कुछ नहीं हुआ होगा कभी। मतलब कई लोगों की धारणा बन जाती है ऐसी। और कुछ लोग आज, ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं, मानते हैं इस बात को कि हमारी जो पौराणिक कहानियां हैं वो सब मिथ्या है, वो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, उनको सिर्फ मन से गढ़ दिया गया और लिख दिया गया है, बस। ऐसा नहीं है। ये आज जो हमारा साइंस, जो हमारा आजकल का चल रहा है, उसमें जब रिसर्च की जाती है तो कई जगह पाया जाता है हमारी पौराणिक कहानियां सच होती नजर आती है। क्यों नजर आती है वो? क्योंकि उनमें सच्चाई है। हमारे जो ऋषि संत मुनि जो हजारों वर्षों तक जी जाते थे, तो कैसे जीते थे? वो योग से ही जीते थे। उसका एक आपको उदाहरण देते हैं, आप गूगल कीजिए, उसको आपको नजर आएगा कि आप कछुए की उम्र जानिए कितनी है। कछुए की उम्र कितनी होती है और कछुआ इतनी उम्र तक जीता कैसे है? वो आप जब गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो अपनी सांसों में बहुत ज्यादा नियंत्रण रखता है, इसलिए वो लंबी आयु जीता है। वो लगभग 200 वर्ष की उम्र जीता है। कैसे भाई? इंसान क्यों नहीं जी सकता इतना? पहले हम अपने बुजुर्गों से ही पूछे, हमारे बुजुर्ग ही 100 की प्लस पार करके उनकी डेथ होती थी या उनकी मृत्यु होती थी। पर आज कोई 50, 60, 70 पहुंच जाए वो बहुत है उसके लिए। क्यों भाई? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जिसकी वजह से हम कम उम्र की हमारी रह जाती है, और हमारा खान पान भी सही नहीं है, और हमारी जो संस्कृत धरोहर है उससे भी हम अपना नाता छोड़ के अपनी मॉडर्न जो जमाना, हम बोलते हैं मॉडर्न बन जाओ। क्यों भाई मॉडर्न बन जाओ? हमारा जो पुराना जो हमारा जीवन शैली है वो एक स्ट्रॉन्ग जीवन शैली कह सकते हो उसे, मतलब मजबूत जो हमारी जीवन शैली, उसे हम कह सकते हैं। बहुत शान से कहना भी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी पुरानी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे हम प्रेरणा लें और आगे बढ़े, अपने आने वाली पीढ़ियों को उसको सौंपे कि भाई हमारी संस्कृति ही बेस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ज्ञान बहुत है, मैंने आज बहुत बोला है। आसन जो हमने बताए हैं उन आसनों का नाम भी आपको बताने हैं। दोनों आसन को आप कंप्लीट करो, उसको सीखो और करो। और अगर आप चाहो तो इस आसन को आप करके हमारे फेसबुक पे एक हमारा ग्रुप है योगा यूनिवर्स करके, उसको आप सर्च करो, उसमें आप मेंबर्स बनो और
उन सब की इन आसनों की प्रैक्टिस करके आप उन आसनों को उस ग्रुप या पोस्ट करो, तो उससे हमारा लिंक अच्छा बन जाएगा, तालमेल अच्छा बनेगा। आज हम आपको ये नया सजेशन देते हैं, ठीक है। और अगर हो सका तो उसको हम उसी ग्रुप से आपके फोटोज को लेके और अपने योगा यूनिवर्स हमारे जो पेज है फेसबुक पे, उसमें आपको पोस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए बहुत नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दबा के। चलिए, जय हिंद।